हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। इससे पहले हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये थर्ड चैप्टर है जनसंख्या संगठन, मतलब कि पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो इस चैप्टर में हम लोग जनसंख्या कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है जनसंख्या संगठन का, कि जनसंख्या संगठन से आशय है कि जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जिनकी सहायता से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में अंतर किया जा सकता है। मतलब कि अगर हम किसी से पूछेंगे कि तुम्हारे यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, अगर वो रूरल एरिया का होगा तो वो कहेगा कि हमारे यहाँ पर खेती में ज़्यादा लोग लगे रहते हैं। अगर हम लोग अर्बन एरिया का पूछेंगे तो वहाँ कहेंगे कि लोग सेकंड सेक्टर में या थर्ड सेक्टर में ज़्यादा लोग कार्य करते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं। तो लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे। मतलब कि हम लोगों ने एक जैसे कि जनसंख्या का कोई क्षेत्र है, उसमें हम लोगों ने अंतर कर लिया कि तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है। तो हम लोगों की बुक में पहला संगठन दिया गया है लिंग संगठन। ये हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो लिंग संगठन किसे कहते हैं? जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। मतलब कि हम लोगों को एक कंट्री दे दी गई, उसमें हम लोगों को बताना है कि इतने % हमारे यहाँ फीमेल्स हैं, इतने % हमारे यहाँ मेल्स हैं। तो इसके निकालने का फार्मूला क्या होता है कि नॉर्मल फार्मूला जो है, तो जो वर्ल्ड के कई देशों में लगाया जाता है कि पुरुषों की जनसंख्या अपॉन स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 100, जिससे कि हम लोगों को पता चलता है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। पर हम लोग इंडिया में कैसे निकालते हैं? स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 100। तो हम लोग प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकालते हैं, लेकिन वर्ल्ड में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकाली जाती है। जैसे कि अगर किसी देश में 100 फीमेल्स हैं तो उन पर मेल की संख्या कितनी है? ये 90 भी हो सकती है, ये 110 भी हो सकती है। तो ऐसा ही हम लोग निकालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुरुषों पर निकाला जाता है कि जैसे कि पुरुषों की संख्या अगर 100 है तो उन पर कितनी स्त्रियाँ हैं। तो हम लोग को ये पता चलता है कि किसी भी देश में मेल और फीमेल कितने हैं। अगर वहाँ की फीमेल कम है मेल के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं तो स्त्रियों के प्रतिकूल हैं। मतलब कि वहाँ पर जो है तो उन्हें सही तरीके से जो है तो स्वतंत्रता नहीं मिल रही, वहाँ पर स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अगर पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम है, मतलब कि वहाँ की स्थितियाँ जो है तो फीमेल्स के लिए अच्छी नहीं है। वहाँ पर जो है तो भ्रूण हत्या हो रही होगी या घरेलू हिंसा हो रही होगी, और वहाँ पर स्त्रियों को परेशान किया जा रहा होगा। तो ऐसे स्थानों पर स्त्रियों की संख्या हमें कम मिलती है। लेकिन हमारी बुक में भी दिया है और एक कॉन्सेप्ट भी है कि अगर स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्थितियाँ जो हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में, मतलब कि स्त्रियाँ जो हैं, जो फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, वो अच्छी स्थिति में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि वहाँ के लोग जो हैं, जो वहाँ के मेल हैं, जो वहाँ के पुरुष हैं, वो बाहर प्रवास कर गए हों कार्य के चलते। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब ब्रिटिश आए थे हमारे इंडिया में, तो सिर्फ ज़्यादातर ऑफिसर ही थे, जो मेल ऑफिसर थे वही आए थे। मतलब कि जहाँ से वो आए होंगे वहाँ पर सिर्फ स्त्रियाँ ज़्यादा बची होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की स्त्रियों की जो फीमेल्स है वहाँ की ज़्यादा अच्छी स्थिति रही होगी उनकी, तो ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे उच्चतम जो हमारा लिंगानुपात है वो लाटविया का है, और सबसे निम्नतम लिंगानुपात है हमारा संयुक्त अरब अमीरात का। यहाँ पर जो है तो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से, और यहाँ पर स्त्रियों की संख्या सबसे कम है पुरुषों से। तो एक रिसर्च में हम लोगों को पता चला है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें पुरुषों की तुलना में अधिक प्रतिरोधी क्षमता होती है। ये नेचुरल होता है। लेकिन जो जहाँ पर स्त्रियों के साथ प्रतिकूल भेदभाव किया जाता है, प्रतिकूल स्थितियाँ होती हैं वहाँ पर, तो उनका ये प्राकृतिक लाभ समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें सही पोषण नहीं मिल पाता है, और उनको और भी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं मेल के पुरुषों की तुलना में। तो वहाँ पर उनका ये नेचुरल जो प्रॉफिट होता है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और वो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हो जाती हैं।
अब हमारा आता है आयु संरचना। तो ये जनसंख्या संगठन का सबसे प्रमुख संगठन है, सबसे प्रमुख संरचना है। इसमें हमें बताया जाता है कि किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या कितनी है। तो हम लोग एज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग। तो हम लोग ये क्यों निकालते हैं, ताकि हमें पता चले कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर वहाँ पर बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग ज़्यादा होगा तो वहाँ पर निर्भर की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग दूसरे पर डिपेंड है। किन पर डिपेंड है? प्रौढ़ वर्ग पर। इनकी एज होती है 15 से 59 साल के बीच में। इन्हें उत्पादक वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो जनसंख्या है जो कि कार्य करती है और बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग को सहारा देती है। ये दोनों लोग इस पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जो वृद्ध लोग होते हैं उन्हें अपने बुढ़ापे के लिए दवाइयाँ चाहिए होती हैं, अच्छा पोषण चाहिए होता है। और बाल वर्ग के लिए भी यही है कि उन्हें अपनी शिक्षा चाहिए होती है और अनेक सुविधाएं चाहिए होती है। तो इन दोनों की जो सुविधाएं हैं वो कौन पूरी करता है? प्रौढ़ वर्ग, जिसे हम लोग उत्पादक वर्ग कहते हैं। यही वर्ग है जो कि किसी भी जो कि उत्पादन करता है। अब हमारा आता है आयु लिंग पिरामिड या फिर संरचना। तो आयु और लिंग संरचना को दर्शाने के लिए ये किया जाता है। तो ये जो हम लोग पिरामिड बनाते हैं, तो हम लोग इसमें जो है तो आयु मतलब कि किसी भी एरिया में कितने लोग फीमेल हैं, कितने लोग फीमेल हैं, कितने लोग जो हैं तो बाल वर्ग के हैं और कितने लोग प्रौढ़ वर्ग के हैं, कितने लोग उत्पादक वर्ग के हैं, हमें ये पता चलता है। तो पिरामिड हम लोग कैसे बनाते हैं, ये देखिए पिरामिड इस तरीके का होता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसे पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड की क्या विशेषताएं होती हैं कि हम लोग इसके बाएं भाग में पुरुषों को रखते हैं और दाएं भाग में महिलाओं को रखते हैं। ये कई तरह के होते हैं, लेकिन हमारी बुक में 3 ही दिए गए हैं। तो हम लोग इसे पिरामिड की तरह बनाते हैं। देखिए आगे हम लोगों को प्रकार भी दिए गए हैं कि विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड कैसे बनता है। इस तरीके का ट्रायंगुलर का बनता है, त्रिभुजाकार। तो जो इस तरीके का पिरामिड जिन देशों में बनता है वो अल्प विकसित देश होते हैं, उनकी बर्थ रेट ज़्यादा है। मतलब कि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, या नीचे निम्नतम आयु को लेते हैं और निम्न आयु से हम लोग उच्च आयु वर्ग की तरफ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिया 0 से 4 वर्ष की आयु, फिर 5 से 9 वर्ष की आयु। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं निम्न वर्ग की आयु जो है तो वो यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब कि निर्भर वर्ग वो ज़्यादा है। तो ऐसे हम लोगों को ऐसा पिरामिड हम लोगों को किन देशों का प्राप्त होता है? बांग्लादेश और मैक्सिको का, जो कि अल्प विकसित देश है। और जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोग इस पार्ट में पुरुषों को रखते हैं और इस पार्ट में हम लोग स्त्रियों को रखते हैं। नीचे हम लोग कुल जनसंख्या को रखते हैं और इस लाइन पर हम लोग आयु वर्ग को रखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 0 से 4, 5 से 9, 9 से 15 ऐसे हम लोग रखते हैं। तो ये हम लोगों की विस्तारित होती जनसंख्या है, मतलब कि जिन देशों में जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ पर ऐसा पिरामिड बनता है। और जिन देशों की जो जनसंख्या वो स्थिर हो गई, मतलब कि वहाँ पर जितनी बर्थ रेट है उतनी ही डेथ रेट है, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो वहाँ पर स्टेबल हो जाती है। तो इस तरीके की हम लोगों को आकृति प्राप्त होती है, जो कि एक घंटी के नुमा होती है, बेल की तरह होती है, जिसका शीर्ष सुंडाकार और यहाँ पर पतला होता है। तो ये हम लोग को किन देशों के प्राप्त होते हैं? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हम लोग विकसित देशों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर, मतलब वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जो वहाँ पर हॉस्पिटल हैं, जो वहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं हैं वो अच्छी हैं। तो ऐसा हम लोगों की बुक में दिया गया है कि ये किसका एक अच्छा एग्जाम्पल है? ऑस्ट्रेलिया का। अब हमारा आता है आसमान जनसंख्या, मतलब कि जहाँ की जनसंख्या अब कम हो रही। ऐसे बहुत कम देश हैं जहाँ की जनसंख्या अब कम हो रही है। तो ऐसे हम लोगों के विकसित देश हैं। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इस पिरामिड का आकार होता है वो नीचे से पतला होता है और ऊपर जो है तो चौड़ा होता है। मतलब कि जो पहले की जो हम लोगों का आयु वर्ग था, मतलब कि जो हमारा वृद्ध आयु वर्ग और प्रौढ़ आयु वर्ग है उसकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनकी संख्या कम है। तो हम लोगों को ऐसा पत्ते की नुमा जो है तो एक पिरामिड प्राप्त होता है। तो इन पिरामिड का आधार जो है तो सकरा होता है, मतलब कि संकीर्ण पतला होता है, और शीर्ष जो है तो सुंडाकार होता है, मतलब कि इस तरह का होता है।
और इसकी बर्थ रेट और डेथ रेट नीचे जा रही है। मतलब कि यहाँ पर जो है तो सुविधाएं अच्छी हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं, यहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं भी हैं, लोग जागरूक भी हैं कि ये मतलब कि बर्थ रेट मतलब कि 2 ही बच्चे रखने हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं रखने हैं, सुविधाएं अच्छी हैं कि डेथ रेट कम है। और यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि जो है तो जैसे मैंने पहले बताया कि शून्य या ऋणात्मक है, या तो 0 होंगी या फिर नेगेटिव होंगी। ऐसा हमें किस देश का प्राप्त होता है पिरामिड? तो ऐसे देश हैं हमारे विकसित देश। जो हमारी बुक में जो एग्जांपल दिया गया है वो जापान का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका MCQ आ सकता है इन देश को लेकर कि बांग्लादेश के पिरामिड कैसा बनता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड कैसा है, या फिर जापान का पिरामिड कैसा है। अब हमारा आता है ग्रामीण नगरीय संगठन। मतलब कि हम लोग अब जो है तो निवास के आधार पर इसको बांटेंगे कि इतने लोग हमारे शहर में रहते हैं, इतने लोग हमारे गांव में रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो इंडिया की, उसमें गांव में लोग अब कम रहते हैं और शहर में ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि हमारे शहरों में जो है तो जो व्यवसाय के जो अवसर हैं, जो हम लोगों के कार्य करने के अवसर हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए अब लोग गांव से गांव छोड़कर हमारे शहर पर प्रवास कर रहे हैं। हम लोगों को पता चलता है कि ग्रामीण और नगरीय संगठन में जो हम लोगों के देश में जो लिंग आयु और व्यवसाय या फिर जो घनत्व है, जो विकास है वो बहुत ही अलग है। हमारे गांवों में यहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा होती हैं। आयु वर्ग की बात करें तो यहाँ पर जो है तो निर्भर वर्ग ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा उत्पादक वर्ग है वो दूसरी जगह प्रवास कर जाता है कमाने के लिए, क्योंकि गांव में उतने अच्छे हम लोगों को अवसर नहीं प्राप्त होते हैं, तो वो अब मूव कर जाते हैं अर्बन एरिया की तरफ। अब हमारा आता है व्यवसाय। तो मतलब कि गाँवों में जो है तो प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर इतनी पैदावार नहीं होती। तो लोग जो है तो सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर में काम करने के लिए हम लोगों के अर्बन एरिया में मूव कर जाते हैं। यहाँ का घनत्व और यहाँ का विकास बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही कम हमारे इंडिया में विकास होता है, घनत्व जो है तो बहुत ही कम घनत्व अब हमारा गाँव में बचा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो हमारे विकसित क्षेत्र हैं, विकसित जो हमारे देश में, उसमें जो है तो हमारे रूरल एरिया मतलब जो हमारे गांव के क्षेत्र हैं उसमें मेल ज़्यादा होते हैं फीमेल से। फीमेल वहाँ पर कम होती हैं। क्योंकि वहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं वो अर्बन एरिया की तरफ मूव कर जाती हैं, वो शहर चली जाती हैं काम करने के लिए। और मेल गांव में क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो कृषि होती है वहाँ पर उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, जो कि मेल ज़्यादा चलाते हैं, इसीलिए वहाँ पर फीमेल्स कम रहती हैं और वहाँ पर मेल की संख्या ज़्यादा होती है। और जो हमारे विकसित देश में उसमें अर्बन एरिया मतलब कि शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा होती है मेल के बदले। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि फ़ीमेल वहाँ पर मूव कर जाती हैं, वहाँ पर उनके कार्य करने के लिए एक अच्छा सुविधाजनक माहौल होता है। और वहाँ पर जो है तो मेल वहाँ पर जो जो प्राइमरी सेक्टर है, जो वहाँ पर कृषि कार्य होता है, उसमें जो है तो अधिक प्रॉफिट है, तो मेल जो है तो कृषि करना पसंद करते हैं। ऐसे हमारे कौन से देश आते हैं विकसित देशों में? हमारे हैं कनाडा और USA। कनाडा और USA में क्या होता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें मेल ज़्यादा होते हैं, जो अर्बन एरिया है, जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उसमें फ़ीमेल ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका अपोजिट है विकासशील देशों में। विकासशील देशों में जो हमारा रूरल एरिया, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें फ़ीमेल ज़्यादा होती है। फ़ीमेल क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वहाँ पर मेल जो है तो माइग्रेट कर जाते हैं, आउट माइग्रेट कर जाते हैं। वहाँ पर इतने कार्य की सुविधा नहीं होती है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहाँ तो जो मेल होते हैं वो मूव कर जाते हैं अर्बन एरिया की तरफ। वहाँ पर फीमेल जो है तो घर पर रहती हैं, अपना कृषि का कार्यभार थोड़ा देखती हैं और वो लोग वहीं पर रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है तो फीमेल्स को काम करने नहीं दिया जाता है, यहाँ पर उनके लिए एक अच्छा माहौल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्बन एरिया मतलब कि मेल ज़्यादा है, गाँवों से लोग आ गए हैं, गाँव से मेल आ गए हैं कमाने के लिए, तो यहाँ पर मेल का जो है तो रेशियो ज़्यादा है फीमेल से। हमारे ऐसे कौन से देश हैं? हमारे देश हैं भारत और पाकिस्तान, जो मतलब कि डेवलपिंग कंट्री हैं, जो विकासशील देश हैं, जो कि अभी विकास और अपनी पुरानी श्रेणी के बीच अभी जूझ रहे हैं।
तो ऐसे देशों को हम लोग कहते हैं विकासशील देश। अब हमारा आता है संगठन अगला, साक्षरता। तो साक्षरता किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होता है। मतलब कि अगर लोग के पास खाने को है, लोगों के पास अच्छी सुविधाएं हैं, तभी वो शिक्षा के बारे में सोचते हैं। मतलब कि वहाँ की स्थिति जो है तो अच्छी है, वहाँ पर लोगों के पास अच्छा भोजन है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जब लोगों के पास खाने को ही नहीं होगा तो वो शिक्षा के लिए क्या जाएंगे। तो ऐसे तो जहाँ पर लिटरेसी रेशियो ज़्यादा होता है वहाँ पर एक अच्छा विकास का सूचक होता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो अच्छी है, वहाँ की शिक्षा सुविधाएं अच्छी हैं, वहाँ की सरकार अच्छी नीतियाँ लागू कर रही है। हमारे यहाँ पर साक्षरता दर बहुत ही कम है, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। हम लोग इंडिया को भी इस चैप्टर में थोड़ा साथ लेकर चलते हैं ताकि हमें सेकेंड बुक में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो साक्षरता जो दर होती है वो हम लोगों को बताती है कि हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, लोगों के पास शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए संसाधन है कि नहीं, वहाँ पर और जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो हम लोग भारत में साक्षरता को कैसे मापते हैं, तो हम लोग उन लोगों को कहते हैं जिनकी आयु 7 वर्ष से अधिक है, जो पढ़ और लिख सकते हैं और जो अंकगणितीय परिकलन कर सकते हैं। मतलब कि जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है, पढ़ लिख सकता है, अंकगणितीय परिकलन कर सकता है। हम लोगों का ऐसा जो प्रतिशत आता है उसे हम लोग साक्षरता प्रतिशत कहते हैं। जो हमारे विकसित देश हैं, जो वर्ल्ड के देश विकास कर चुके हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। लोगों का जो मापने का एक तरीका जो रखा गया है वो बहुत ही निम्न तरीका रखा गया है कि मतलब कि 7 वर्ष से अधिक हो, पढ़ लिख सकता हो और जोड़ घटाना कर सकता हो, बस यही हमारे यहाँ साक्षरता मापक होता है। अब हम आते हैं व्यावसायिक संरचना पर। व्यावसायिक संरचना से हमें पता चलता है कि कितनी जनसंख्या जो है तो कार्यशील है और इससे किसी भी देश के आर्थिक विकास का पता लगता है। ये देखिए मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, ऐसे ही आपके बुक में लिखे हैं, आप ऐसे ही पॉइंट बनाकर लिखिएगा कि आर्थिक विकास, ये आर्थिक विकास का सूचक होता है कार्यशील जनसंख्या। जो हमारे 4 क्षेत्र हैं वो हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं, जिसमें हम लोग कृषि का कार्य करते हैं। मतलब कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, जैसे कि हम लोगों ने कृषि कर ली और मछली पाल ली, हम लोगों ने खनन का कार्य करने लगे, जिससे कि ज़्यादा मशीनों का यूज़ नहीं होता है। वहाँ पर मशीनों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लोग हाथ के ही औजार का यूज़ करते हैं। अब हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर, मतलब द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग जो प्राइमरी सेक्टर से जो हम लोगों को एक प्रोडक्ट, जो हम लोगों को उत्पाद मिलता है तो उसका हम लोग विनिर्माण करते हैं। मतलब कि उसके प्राइस में जो है तो बढ़ोतरी करते हैं। और हम विनिर्माण का मतलब हम लोग का जो पहला जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है उसको हम लोग फिर से उसका निर्माण करते हैं और उसके मूल्य में वृद्धि करते हैं। इसमें हमारा द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्र में हमारी सेवाएं आती हैं, मतलब कि जो हमारे डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, या परिवहन है या संचार है, तो ऐसे हम लोग इसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में मतलब कि और भी ज़्यादा ऊंचा क्षेत्र है ये, इसमें हम लोग खोजकर्ता और जो प्रयोगकर्ता होते हैं उन्हें हम लोग लेते हैं। तो आज हमारा देखिए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये हमारा बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे। 4th